कि अरे जल्दी जल्दी उठ, कंबल के नीचे से मजा लेता है ना रे। हेलो 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 हेलो, सबको गुड मॉर्निंग है, सबको नमस्कार है, प्यार भरा नमस्कार है और प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आपको सुबह सुबह उठाते हैं इसके लिए तहे दिल से सॉरी है सर, लेकिन क्या करें, नहीं तो आप उठिएगा नहीं और 8 बजे 9 बजे उठिएगा, 2 घंटा ऐसे ही बर्बाद होता है। आइए सर, हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। एंड द क्लासेस, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इसमें कितने वैरायटीज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है आपका, पानी का हिमांक बिंदु है। देखिए एकदम आराम से, पानी का हिमांक बिंदु है तो पहले जो पानी का जो हिमांक है, एक तो स्केल 3-4 होता है, एक सेल्सियस होता है, एकदम आराम से सर, एक सेल्सियस होता है, एक केल्विन होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक र्यूमर होता है, एक आरए स्केल होता है। अगर सेल्सियस स्केल पर कहिएगा तो ये केल्विन स्केल पर, ये फ़ारेनहाइट स्केल पर, ये र्यूमर स्केल पर, ये आरए स्केल पर, ये हिमांक बिंदु है। ये जो है ये हिमांक है, और ये सेल्सियस पर 100, ये 273, ये 373, ये 212, ये 80, ये 672, ये जो है ना ये क्वथनांक है। देखिए आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। एक तो सेल्सियस को फलना में बदले, केल्विन को चिलना में बदले, र्यूमर को चिलना में बदले, फ़ारेनहाइट को ढकेलना में बदले, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तुमको दे देगा कि 60 डिग्री सी बराबर कितना केल्विन। ये फिक्स क्वेश्चन है, यहां से सर क्वेश्चन नहीं रहे तू न तो तोहर पड़ोसिया के सेट में ही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा देखा जाता है। तो आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, रिवाइज भी कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। हम कहते हैं C-0/100-0, K-273/373 F-273 -32/212 ये नहीं पूछता है, बहुत ज्यादा इसमें माथा लगाने की जरूरत नहीं है। RA-692/672 फिर से समझो, C-0/100-0, K-273/373 R-0, R-0/80-0, F-32/212 RA-492/672 ठीक है। जितने भी ये इस साइड में हैं, यहाँ हैं, ये यहाँ हैं, ये यहाँ हैं, ये यहाँ हैं, ये यहाँ हैं, इस सब के सब न्यूनतम बिंदु है जिसको हम हिमांक बिंदु कहते हैं। देखिए अगर फॉर्मूला को आप काट खोट के नहीं याद कीजिएगा, जैसे कुछ बच्चे इसको याद करते हैं C/18 के रूप में, कुछ बच्चे इसको F/180 के रूप में याद करते हैं, वो गलत है, वैसा नहीं करना है। आपको जिस फॉर्म में हम लिखा हुआ है इसी फॉर्म में आप याद कीजिए, आपको देखिए कितने एडवांटेजेस मिलते हैं। कहते हैं अगर कहेगा क्वथनांक, तो कहेंगे सेल्सियस पर 100 डिग्री सी, देखेंगे ऑप्शन है क्या, 373 केल्विन है क्या, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है क्या, 80 डिग्री आर है क्या, 672 आर है क्या। अगर कहेगा हिमांक तो कहेंगे 0 डिग्री सी है क्या, 273 केल्विन है क्या, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है क्या, 0 डिग्री आर है क्या, 492 आर है क्या। और अगर कहेगा एक दूसरे को बदलो, अगर कहेगा बदलने सेल्सियस को केल्विन में, मान लेते हैं सर, अगर कह दे तुमको क्वेश्चन में कि 60 डिग्री सी को केल्विन में बदलें, तो क्या करना, इस दोनों फार्मूला को एक जगह लिख लेना, ये जो और ये जो फार्मूला है इसको एक जगह लिख लेना, जिसको जो दिया हुआ रहे और जिसमें बदलने के लिए कहे वो दोनों फार्मूला को एक जगह लिख लेना। कैसे लिखोगे, तो लिखना C-0/100-0 इज इक्वल टू K-273/373 अब यहाँ पर C के बदले में 60 लिख दो, K का मान निकाल लो। अगर मान लो तुमको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ र्यूमर में मांग ले, अगर तुमको दे दे कि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को र्यूमर में बदले, तो क्या करोगे, ये और ये बराबर कर लो, यानी F-32 बटा 212-32 इज इक्वल टू R - R 0 इज इक्वल टू 80 - 0 इज इक्वल टू 80 - 0। तो आप ये कर सकते हो।
अगर सर जिसका जो दिया हुआ रहे या दूसरे में कहे बदलने, तो वो दोनों फॉर्मूला को बराबर कर लो और एक का वैल्यू जो दिया हुआ रहे उसको लिख दो और दूसरे का वैल्यू निकाल दो, एक बात। दूसरा, अगर कहेगा निम्नतम बिंदु, तो ये सब सारे स्केल पर जो इस साइड है वो निम्नतम बिंदु है, और कहेगा उच्चतम बिंदु, तो ये बिंदु जो है उच्चतम बिंदु है, ये उच्चतम बिंदु है। अगर हिमांक कहेगा तो इस साइड वाला हिमांक है, और अगर क्वथनांक कहेगा तो ये 180, 373, 212, 80, 672 ये क्वथनांक। ये सारे सवाल इससे आपके बन जाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि पानी का हिमांक, लड़का अनाधुन 0 डिग्री सेंटीग्रेड याद करके जाता है, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सी जो है वो 273 केल्विन के बराबर है, वही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, इसलिए डी फॉर डॉग इज द आंसर। इतने वेराइटीज इसके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वेराइटीज आपको पता होना चाहिए। हम सर कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके सामने पूरी की पूरी रिवीजन, मतलब हर उस टॉपिक की करवा दूं जो टॉपिक पूछे जाते हैं। हो गया? लखनऊ से प्रणाम जी सर, पटना की धरती से नमस्कार करते हैं, नवाबों के शहर से। हो गया? तो अब सर आपको ये फॉर्मूला इसी फॉर्म में याद करना है। कुछ बच्चे इसको C/18 और K/ फलना D/ढकेलना करके याद रखते हैं, जो कि गलत है, वैसा नहीं याद रखना है, और इतने वेराइटीज पूछे जाते हैं। अब आ जाइए सर इधर क्वेश्चन, मानव में सामान्य श्रव्य सीमा जो है, यहाँ पर क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया जाता है, उस क्वेश्चन के घुमाव को समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये पता होगा कि श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, और अगर 20,000 हर्ट्ज से कम होगी तो ये अपश्रव्य ध्वनि है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी तो ये पराश्रव्य ध्वनि। इस सब जानता है, लेकिन आप ये जानिए इसको पूछने का जो तरीका होता है, वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा डाउट खाते हैं। क्या खाते हैं सर? ये 20,000 हर्ट्ज को ही हम सर 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। आप 20,000 हर्ट्ज किलो, 3 गो जीरो के बदले किलो लिख दिए तो ये 20 किलो हर्ट्ज हो गया। 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज के नाम से भी जानते हैं। 20,000 हर्ट्ज दैट इज 20 किलो हर्ट्ज। एक तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जिसको एकदम हम बोले सबसे नॉर्मल क्वेश्चन, सबसे ज्यादा गलती करके बच्चा आता है। ये एकदम ध्यान रखना कि 20,000 हर्ट्ज को ही 20 किलो हर्ट्ज कहते हैं, यानी 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज्यादा होगा तो पराश्रव्य ध्वनि होगा, और 20 से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक होगा तो उसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और अगर हम 20 हर्ट्ज से कम आते हैं तो इसे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसमें नया क्वेश्चन ये पूछता है परपोइसिस के बारे में, ये नया क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पर प्रॉपर्ली ध्यान देगा। ये तो सब जानता, चमगादड़ और डॉल्फिन पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके शिकार करते हैं या पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके चलते हैं, लेकिन यहां पर जब आप आओगे ना, ये परपोइसिस के बारे में सर पहली बार तुम जान रहे हो। परपोइसिस 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को सुनता है, यानी अल्ट्रासाउंड को सुनता है। इसको प्रॉपर्ली अपने दिमाग में एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये पूछा है। अब अगर इधर आओगे तो इसको कुत्ता, बिल्ली, सांप, भूकंप की ध्वनि या हृदय की ध्वनि, हृदय की ध्वनि, हृदय की ध्वनि, हृदय की ध्वनि, हृदय की ध्वनि भी सर 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो प्रॉपर्ली इसको मारते समय सर ध्यान रखना एक चीज का, और कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज कभी कभी श्रव्य ध्वनि नहीं देता है, थोड़ा सा और इसको घुमा देता है। इसमें थोड़ा तो हम बोले न चला, ये जो तुम सोचता है कि इतना आसान है, वो जितना आसान है वो उतना ही टफ है, बट कंडीशंस अप्लाई कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। आप अगर निश्चिंत हो जाते हो तो कहीं ना कहीं रास्ते की जो मुश्किलें हैं वो आपको पता नहीं चल पाती है। इसलिए सर रास्ते की मुश्किलों को अगर ध्यान में रखना है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज सही है, 20 किलो हर्ट्ज भी सही है। कभी कभी इसके रेंज में दे देता है, श्रव्य ध्वनि बताओ कितनी है, तो कभी कभी दे देगा 30 से 15,000 हर्ट्ज, एक ऑप्शन। तो 30 से 15,000 हर्ट्ज जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। तो तुमको ये देखना है कि हमेशा 20 से 20,000 हर्ट्ज ही नहीं रहेगा, इसके बीच का भी एक ऑप्शन रहेगा, और इसके बीच के ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन कर देता है। अगर इसके 20 से 20,000 हर्ट्ज की बात करें तो इसके बीच के ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन कर देता है। तो जब 2 ऑप्शन कर देगा तो आपका जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वो आंसर होगा। जैसे अगर आपको एक ऑप्शन दे दे कि 20 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज, अगर मान लो एक ऑप्शन ये दे दे, और दूसरा ऑप्शन तुमको दे दे कि 30 हर्ट्ज से 12,000 हर्ट्ज, तो ये दोनों इसके रेंज में है, ये दोनों इसके रेंज में है, लेकिन जो बड़ा होगा उसको मारना, दैट इज ए नंबर इज आंसर। जब बहुत ज्यादा फंसाएगा तो तुमको यहां लेके चला जाएगा। तो जो बड़ा होगा ना, ये 20 से 15,000 हर्ट्ज है ना, तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा।
ठीक है, जबकि दोनों रेंज में है, तो इसका प्रॉपरली ध्यान रखना। और 20,000 हर्ज को ही 20 किलो हर्ज कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना, न तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये परपोइसेस ध्यान में रखना। गुरु जी तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐड ही करेंगे, एकदम टेंशन लेने। मेरी औकात नहीं कि मैं आपके जीवन से कुछ ले लूं, नहीं ले सकता, क्योंकि आप सामने नहीं बैठे। हाँ, कुछ पैसा ले लेता हूं, वो अलग मैटर है, लेकिन सर मेरी ये औकात नहीं कि आपका ज्ञान मैं ले लूं। इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब बताइए सर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा आपका 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सर अगला में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। अगला 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 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं अवतल लेंस की नाभीय लंबाई। सर ये हमेशा पूछता है, यहाँ बच्चा जो है ना अवतल लेंस और अवतल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण करके मामला गड़बड़ा देता है। ये एकदम प्रॉपरली ध्यान रखो, इतना तुम फिगर बना के समझ नहीं पाओगे, तो तुम प्रॉपरली ये ध्यान रखो सर कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना वो पॉजिटिव होती है। देखो एकदम प्रॉपरली सर इसका ध्यान रखना। ये लेकिन तुमको याद ही नहीं रहता है, यहां पर आप मार खाते हो सर। ये एकदम प्रॉपरली आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा ये निगेटिव है। ये एग्जाम हॉल में ना गोंगो गोंगो करके आप फंस जाते हो, और ये पॉजिटिव है। तो एकदम प्रॉपरली ये ध्यान रखना सर कि अवतल और निगेटिव, MNOP सुने होंगे सर, MNOP। N पहले होता है, P बाद में होता है, O पहले होता है, U बाद में होता है। निगेटिव पॉजिटिव पे कंट्रोल रखना, नहीं तो फिगर याद ही नहीं रहेगा। निगेटिव के जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव के जगह निगेटिव मार के आइएगा। तो सर कहते हैं अवतल 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 दर्पण अवतल लेंस, अवतल दर्पण अवतल लेंस, अ पहले U बाद में, N पहले P बाद में। जैसे आपको निगेटिव पॉजिटिव का झोल समझ में नहीं आए और दिक्कत हो तो आप ये समझना, अ पहले होता है, उ बाद में होता है, N पहले होता है, P बाद में होता है। यू विल गेट द आंसर। बताइए आंसर सर क्या हो जाएगा। एकदम एक लाइन में अवतल है, अ पहले है, अ पहले है तो N पहले होता है, N पहले होता है मतलब ऋणात्मक पहले होता है। यू विल गेट द आंसर। थोड़ा सा सर फास्ट होना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में अगर ऐसे ऐसे करने लगे ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा 90 मिनट तुम्हारा कैसे गुजर गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया। एक क्वेश्चन आंख के दोष से रहता है कि किस दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं। तो सर आप थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, निकट दृष्टि दोष। अब तुम कहोगे तो हम जानते हैं सर, निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन हम सर इस टाइप के क्वेश्चन हम शाम में नहीं लेकर आते हैं, इसीलिए सर चूंकि आप बार में कहोगे कि सर आप तो बोलते ये जो पढ़ा है वो मामला गड़बड़ा दिया, नहीं पूछा, इसीलिए भी मैं ये 10 क्लास लेकर आया हूं कि तुम बाद में हमको बोल ना सको। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, इसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। देखो कहते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को एकदम आराम से, इसको शॉर्ट साइटेडनेस यानी मायोपिया कहते हैं। ऐसे देखो इसमें मामला क्या फंसता है, ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में गड़बड़ कर देता है, इसी को हिंदी में दे देता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करता है सर कि इसी को ना, अब देखो ये नया ट्रेंड, इसको देना नहीं चाहिए था, ये इसका इंग्लिश है। निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश है मायोपिया, दूर दृष्टि दोष का इंग्लिश है हाइपरमेट्रोपिया। तुमको क्या करना है, चला जब निकट है दूर है तो तुमको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हाइपरमेट्रोपिया जब ये कह दिया, हाइपरमेट्रोपिया जब ये कह दिया, इसमें हाइपर, हाइपर मतलब दूर है। कोई भी चीजें हाइपर होती है तो वो हमसे दूर होती है। अगर जैसे कहते हैं बड़ा हाइपर है, चलो हटो, हाइपर है मतलब दूर होगा।
और नॉर्मल मायोपिया है इसका मतलब वो निकट होगा। हाइपर जब ये लग गया ना, अगर मतलब वो दूर होगा, कहता बड़ा हाइपर है, चला मतलब दूर जा। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि। हम ये सर आपको ये खाली क्लियर करवाना चाहते हैं कि ये दोनों में आप फंस ना जाएं। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कहते हैं बड़ा हाइपर हो रहा है रे, चला। हाइपर मतलब दूर, इसका मतलब मायोपिया जो होगा वो निकट होगा। ऐसे भी सर दूर थोड़ा अकवर्ड वर्ड है, हाइपर भी अकवर्ड वर्ड है, तो हम दूर मतलब हाइपर, दूर मतलब हाइपर और निकट मतलब मायोपिया। और जैसे ही सर इसमें आओगे, इसका स्पेलिंग बड़ा है तो इसमें अवतल लेंस लगेगा। सर हम बार बार बोलते हैं छोटी छोटी चीजों पे जो आप गलतियां करते हो उसी को सुधारने में लेकर आया हूं ये क्लास। कहते हैं आपको नहीं पता चलता है, लेकिन जब गलतियां हो जाती है तब लगता है ओ यार ये कैसे हो गया, मामला गड़बड़ा दिया हमने। तो कहते हैं निकट दृष्टि दोष, दैट इज मायोपिया, दैट इज अवतल लेंस। हम बोले थे जिसमें ये निकट का स्पेलिंग बड़ा है, दूर का स्पेलिंग छोटा है। निकट का स्पेलिंग बड़ा है, दूर का स्पेलिंग छोटा है, अवतल का स्पेलिंग बड़ा है, उत्तल का स्पेलिंग छोटा है। बड़का में बड़का स्पेलिंग और छोटका में छोटका स्पेलिंग। अब आंसर बताइए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। जैसे कह रहा है हाइपर, हाइपर मतलब समझ लो दूर है, तो दूर है इसका मतलब छोटका है, छोटका है मतलब उत्तल है। सर एग्जाम हॉल में यही नहीं पता चलता है उत्तल मारेंगे अवतल मारे। बड़ा प्यार से सर एग्जाम तेरी का क्वेश्चन तेरी ले लेता है, लेकिन सर जब आप सही तरीके से मारोगे तो आपका काम होगा, ना तो मामला गड़बड़ाएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा। हमने कहा निकट दृष्टि दोष मायोपिया, मायोपिया बोले तो दूर दृष्टि दोष। अब इसका सर गड़बड़ क्या कर रहा है, हम एक लिस्ट बना देते हैं सर, इसको प्रॉपरली ध्यान से देख लेना। एक होता है सर दोष, एकदम आराम से। अब इसका झोल बड़ा करके क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा नाम चेंज कर करके। दोष की अगर हम बात करें, दोष इसके और नाम, और ये रहा उपचार। सर एकदम इसको डरने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से बनाना है। ये है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, मायोपिया। और यहाँ उपचार अगर दोगे तो अवतल लेंस से बना चश्मा, अवतल लेंस से बना चश्मा। और ये दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष की अगर हम बात करें, ये होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया की अगर हम बात करें तो ये होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और अगर हम बात करें सर जरा दृष्टि दोष की, जरा दृष्टि दोष की, जरा दृष्टि दोष को, इसको हम प्रिस्बायोपिया कहते हैं। इसे नॉर्मल नोमेनक्लेचर है, कुछ नहीं है, ये नाम है जिसको आपको याद रखना है। इसको हम सर प्रिस बायोपिया कहते हैं, प्रिस बायोपिया कहते हैं, प्रिस बायोपिया कहते हैं। और इसका उपचार है सर उत्तल अवतल दोनों, उत्तल एंड अवतल लेंस, उत्तल एंड अवतल लेंस से बना चश्मा। उसके बाद है सर आपका बेलना, ये क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को सर कहते हैं कैटरैक्ट। मोतियाबिंद की अगर बात करोगे तो इसको हम कहते हैं सर कैटरैक्ट, 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 कैटरैक्ट। और कैटरैक्ट अगर होगा सर तो इसका कोई ऑपरेशन ही इसका उपचार है, ऑपरेशन ही इसका उपचार है। जल्दी से उसको लिख लीजिए सर। एक और आपको सर पूछता है, इसको अगर आपने लिख लिया है तो एक और आपको पूछता है सर एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, अबिंदुकता। इसको हम लोग कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। और इसमें सर खड़ी और पड़ी रेखा में अंतर नहीं समझ में आता है, तो इसमें हम लोग बेलनाकार लेंस लगाते हैं, बेलनाकार लेंस लगाते हैं। जल्दी से लिख, जल्दी जल्दी लिख लीजिए सर। और
औद्योगिक नगरी बेगूसराय से प्रणाम। जी सर, पटना की धरती से प्रणाम करते हैं, भारत की धरती से प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रणाम पाती बाद में होगा। सर पढ़िए ध्यान से। जरा दृष्टि दोष का मायोपिया, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, नहीं निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष प्रिस्बायोपिया, मोतियाबिंद हो गया कैटरैक्ट, अबिंदुकता हो गया अस्टिग्मेटिज्म। ये नाम जो है ना ये बच्चा छोड़ देता है जिसको पूछा जा रहा है और मामला गड़बड़ किया जा रहा है। तो सर जल्दी से आप इसको लिख लो, जल्दी से सर आप इसको लिख लो। हो गया? तो फिर आप बोलोगे कि सर हमने लिखा नहीं। सर जल्दी से लिख लो, यू डोंट हैव अ टाइम। अगला क्वेश्चन, अब बता क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर है, दूर मतलब छोटका स्पेलिंग, छोटका स्पेलिंग मतलब उत्तर लेंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठंडी मार दिया है चला, इसलिए एकदम आराम से। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग? दो ही पूछता है तुमको, एक पीला पूछेगा और एक पूछेगा चला गुलाबी। तो ये हो गया नियॉन का उपयोग करते हैं तो ये गुलाबी रंग देता है, और सोडियम का उपयोग करते हैं तो ये पीला रंग देता है, और ये जो नाइट्रोजन है ये सफेद रंग देता है। ये तीनों पूछ रहा है धुआं छोड़ा के, ये सफेद रंग देता है। जल्दी से लिख लो, नियॉन गुलाबी रंग देता है, सोडियम पीला रंग देता है, नाइट्रोजन जो बल्ब में भरा होता है ये सफेद रंग देता है। नियॉन गुलाबी, नाइट्रोजन सफेद और सोडियम पीला। नियॉन गुलाबी, नाइट्रोजन सफेद और सोडियम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको सर ये दोनों पूछता है, ये दोनों को जरूर से जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो ये जो है ना फोकस लंबाई और वक्रता त्रिज्या का एकदम ध्यान से क्वेश्चन बनाना, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। F बराबर होता है R/2, इस सब जानते हैं। F बराबर R/2 के सवाल भी पूछे जाते हैं। R तुमको दे देगा और कहेगा वक्रता त्रिज्या इतनी है तो फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसको सर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू 2F। इसको हम लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता 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 त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू 2 गुना फोकस दूरी, 2 गुना फोकस दूरी, 2 गुना फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू 2 गुना फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू 2 गुना फोकस दूरी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू 2 गुना फोकस दूरी। इसको प्रॉपरली ध्यान में देके मारना कि भैया 2 गुना फोकस दूरी की जगह पर कुछ नहीं, 2 ऐसे ऑब्लिक मार देता है और लड़का गलती करके चलाता है। वहां एकदम प्रॉपरली ध्यान में रखना। F बराबर R/2 तो R बराबर 2F, इसके सवाल पूछे ही जाते हैं। और यहां पर सर तुमको एकदम प्रॉपरली वक्रता त्रिज्या दे देगा, फोकस दूरी मांग लेगा, या फोकस दूरी दे देगा, वक्रता त्रिज्या मांग लेगा। ठीक है, अब इसके अगर और वेराइटीज की बात करो तो इसके जो वेराइटीज हैं वो एक तो लेंस फार्मूला पूछेगा तुमको, एक तो लेंस फार्मूला पूछेगा, एक दर्पण फार्मूला पूछता है। तो ये दोनों भी तुमको एकदम प्रॉपरली याद रखना चाहिए। दर्पण सूत्र की अगर हम बात करें तो ये फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और अगर लेंस फार्मूला की बात करें, दोनों डायरेक्ट पूछा है। लेंस फार्मूला की अगर हम बात करें तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f पूछा है। एगो F बराबर R/2 पूछा है। एगो अगर तुम थोड़ा सा अगर जाते हो तो आवर्धन क्षमता m बराबर 1 प्लस d/f, या इसके न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा तगड़ा कर दिया है तो m बराबर 1 प्लस 1/f को p इंटू d से सवाल पूछा है, क्योंकि 1/f इज इक्वल टू p होता है। यहां से सर सवाल पूछा है, ये चारों सवाल पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स पूछे भी जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स को भी एक बार देख लीजिएगा, सारे किताबों में है, मेरे किताबों में भी है। तो सर आप इसके न्यूमेरिकल्स को जरूर देखिएगा। जो नॉर्मल न्यूमेरिकल है, बहुत टफ करके न्यूमेरिकल को नहीं देखना है, जो नॉर्मल न्यूमेरिकल है एक बार एक नजर मार लीजिएगा। सर F बराबर R/2 का न्यूमेरिकल एकदम समझो कि एकदम बउआ वाला सवाल रहता है जो पूछता है। और m आवर्धन क्षमता है सरल सूक्ष्मदर्शी की बराबर 1 प्लस d/f, 1/f को p लिख सकते हैं, 1 प्लस p इंटू d होता है। ये सवाल यहां से पूछे जाते हैं। हो गया? अगला, ये मगध की धरती से प्रणाम, फलना की धरती से प्रणाम, चिलना की धरती से मारेंगे तब मार के पढ़ेगा कि एकदम दुष्ट दानव है कि रे। पढ़ो, कहीं से भी प्रणाम नहीं, कोई प्रणाम पाती नहीं। प्रणाम चला एक बार आना, जब जॉब लग जाएगी ना तब मेरे पास आना, तब प्रणाम करना, तब देंगे तेरा आशीर्वाद मन से। लेकिन चला अभी कोई बात नहीं भाई मेरे, एकदम ये जो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम करता है सर एकदम गड़बड़ बात है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई, इसमें तुमको लगेगा कि वाह रे वाह ये क्वेश्चन तो मार ही देंगे, लेकिन तुम जब गड़बड़ करता है ना, वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के बराबर होता है। ये कह रहा है R इज इक्वल टू F, एकदम संभाल के मारना।
कहते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई की आधी होती है। ये जो वक्रता त्रिज्या ये फोकस लंबाई की आधी होती है, r बराबर f/2 एकदम होती है। बी इज द आंसर, बी फॉर बॉल इज द आंसर। हाँ, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई की आधी होती है। ये दिया वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई की 3 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई का दुगुना होता है। वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकल लंबाई का दुगुना होता है। गलत है। अरे यही तो सही है, देखो यही झोल है। बुरा लगेगा ना कि बाप रे बाप यही सही है। आंसर होगा डी फॉर डॉग। r बराबर 2f होगा तब ना f बराबर r/2 होगा कि r बराबर f/2 होता है। लड़का तो एकदम जो है ना एकदम नॉर्मल क्वेश्चन जो होगा चला वहीं तू फंसेगा, क्योंकि बोर्ड ये चाहता है कि तू फंसे और तू मरे, लेकिन गुरु जी ये चाहते हैं कि तू ना फंसे और तू जिए। यही डिफरेंस है तेरे बोर्ड और तेरे गुरु जी। इसलिए 6:30 बजे उठते हैं। तबीयत खराब है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी पता नहीं कहां से एनर्जी लेवल आ जाता है। गौर फरमाइएगा जनाब। कहते हैं अगर तुमको ये एकदम प्रॉपरली ध्यान में रखना है कि r बराबर 2f या f बराबर r/2 से सवाल है और तुम कितनों मिस्टेक करोगे तो यहां आकर कहीं पर भी फंस जाओगे, या तो बी या तो डी में। नहीं फंसना, इस दोनों को कैलकुलेट करना है। f बराबर r/2, r बराबर 2f, इन दोनों में से कोई एक है तो मारेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में या अगले नंबर्स में, अगले ऑप्शंस में। तो आते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। सर्च लाइट की परावर्तक सतह कौन सी होती है? देखो हम बार बार बोलते हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तुम इसको प्रॉपरली रिवाइज कर लो कि उत्तल दर्पण को तो पहले तो अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। सर ध्यान देना, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है। गाड़ी के हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, आंख के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, ईएनटी, परावर्तक दूरबीन, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। 9 गो एग्जाम्पल है। यहां 2 एग्जाम्पल है, रोड पर लगे परावर्तक लैंप और गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण यानी बिखराव दर्पण। इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो तुम कैसे याद रखोगे? तो तुम क्या करो, चला इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सीधा याद रखो कि रोड लैंप जो रोड पर लगा हुआ लैंप होता है और गाड़ी का पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण भी मत याद रखो, उत्तल दर्पण और अपसारी दर्पण याद रखो, क्योंकि अपसारी और अभिसारी में जानते हुए भी तू फंस जाता है। तो तुम क्या करो, तुम रोड लैंप और गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, रोड लैंप या गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, रोड लैंप या गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। बार बार बोलते हैं ये क्लास तेरे रिवीजन के लिए भी है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं रिवीजन करवा दूंगा। मैंने कहा रोड लैंप पर या गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण अपसारी, उत्तल अपसारी, उत्तल अपसारी, उत्तल अप 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 सारी दर्पण। ठीक है। तो अब सर यहां जैसे क्वेश्चन में आते हैं सर्च लाइट, तो हम कहते हैं सर्च लाइट ये तो भैया रोड लैंप है नहीं। सर्च लाइट जो देखना कोयला के खान में जो यहाँ लगे ले रहता है, ऐसे ऐसे करके सर्च करता है, यहाँ पर जो एक लाइट लगे ले रहता है मत्था पे, उसी को सर्च लाइट कहते हैं। तो कहते हैं भैया ये तो गाड़ी का रोड लैंप है नहीं, रोड लैंप है नहीं, गाड़ी का पश्च दृश्य दर्पण भी नहीं है। इसका मतलब ये उत्तल दर्पण अप सारी दर्पण होगा नहीं, इसका मतलब अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण होगा। अवतल दर्पण ऑप्शन में है, ये मार देंगे, नहीं रहता तो अभिसारी दर्पण रहता, वो आंसर में मार देते। ठीक है, you will get the answer। हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मार देगा ना, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण और रोड लैंप गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण, रोड लैंप गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण, रोड लैंप गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण। आ जा भाई इधर। तेरी मोहब्बत में एक लेंस जिसका पावर, इसमें तो सबसे ज्यादा गलतियां करता है बच्चा और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तेरे गुरुजी 100% ईमानदारी से तुमको पढ़ा रहे हैं, प्लीज भाई मेरे पढ़ ले, ढेर काबिल बनने की जरूरत नहीं। हम आज तक का इतिहास है मेरा, जो जो ढेर काबिल बना है अभी तक सड़ रहा है। फोन करता है तो मने मन हम समझ जाते कि ढेर काबिल बन रहा था इसीलिए सड़ रहा है। इसलिए ढेर काबिल बनने की जरूरत नहीं है। इजी चीजों में ही गलतियां होती है, जिसको मेरा भाई रोक लेगा और अपने मंजिल को पा लेगा।
यहां पर क्वेश्चंस क्या है सर, एक लेंस जिसका पावर +2 डायोप्टर है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, मैं बताता हूं। जब भी क्षमता होगी सर, जब भी क्षमता होगी, जब भी क्षमता की बात आएगी तो क्षमता का फॉर्मूला दो ही होता है, P इज इक्वल टू 1/f। जब मीटर में होगा, प्रॉपरली इसको देख लो क्योंकि यहां से एक लाइन के सवाल पूछे जाते हैं जो बड़े उलझे हुए होते हैं। और 100/f होता है जब सेंटीमीटर में होता है, 100/f होता है जब सेंटीमीटर में होता है। कहते हैं P बराबर 1/f जब मीटर में होता है और 100/f जब सेंटीमीटर में होता है। P बराबर 1/f जब मीटर में होता है, 100/f जब सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, अब देखो यहां से जब आप आओगे तो इसका प्रॉपरली ये ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, चूंकि सर भागा में है, ये पॉजिटिव होगा, जैसे 1/-2 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये निगेटिव। अब क्वेश्चन में ये प्रॉपरली ये ध्यान देना है चला कि तुमको अगर डायोप्टर में दिया हुआ है, डायोप्टर एसआई मतलब एसआई और सीजीएस इसका जान लो। अगर लेंस की क्षमता की बात करें सर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। एसआई मात्रक की अगर बात करोगे डायोप्टर है, लेकिन अगर हम अगर फोकस दूरी की बात करें तो फोकस का एसआई मात्रक अगर बात करोगे तो मीटर है, आप फोकस का अगर सीजीएस मात्रक बात करोगे तो सेंटीमीटर है। तुमको प्रॉपरली ये ध्यान देना होगा क्वेश्चन बनाते समय कि हमको क्या करना है कि अगर क्वेश्चन में 2 डायोप्टर है, ऑप्शन में हम देख रहे हैं मीटर भी है और सेंटीमीटर भी है, तो तुमको दोनों करके देख लेना होगा कि किसमें हमारा आंसर आता है, 1/f में आता है आंसर कि 100/f में आता है। अगर 1/f में कोई एक में निकालोगे, अगर मान लो मीटर में आता है उतना आंसर में नहीं है, उसको सेंटीमीटर में बदल दो, आंसर होबे करेगा। नहीं समझा? अगर मान लो 1/f करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले प्लस माइनस का झोल, एक बड़ा झोल है, इसको समझ लो। हम कहते हैं सर ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, इस साइड होती है, इस साइड होती है, तो इसका एफ होता है सर पॉजिटिव। ये सब जानते हैं कि उत्तल लेंस है, ये एकदम आराम से चला। कहते हैं ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस है तो इसका एफ पॉजिटिव है, इसका एफ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पी भी पॉजिटिव होगा। और अगर हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, इसका एफ जो होता है चला, ये इस साइड होता है, ये इस साइड होता है और इस साइड होता है, तो इसका एफ निगेटिव होता है और एफ निगेटिव होता है तो इसका पी भी निगेटिव होता है। अब मामला ये है कि उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का ध्यान देना। अगर अब क्वेश्चन में तुम चलते हो तो तुम ये ध्यान देना कि अगर पावर पॉजिटिव है तो फोकस भी पॉजिटिव होगा और अगर पावर निगेटिव है तो फोकस भी निगेटिव होगा, यानी फोकस निगेटिव होगा तो पावर निगेटिव होगा। यहाँ ये प्लस में है तो ऑब्वियसली ऑप्शन प्लस माइनस में नहीं फंसाया क्योंकि प्लस में ही होगा, ये सब जान रहे हैं। अब क्वेश्चन में जब आते हैं तो कोई एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, या तो ये और देखेंगे कि क्या आता है। तो हम कहेंगे P इज इक्वल टू 1/f लगा देते हैं, तो F इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा और 1/ हमको फोकस दूरी निकालना, 1/p मतलब 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.5 मीटर। और अगर 0.5 मीटर ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा क्योंकि 0.5 मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और ये आंसर हो जाएगा। प्रॉपरली कैसे एकदम प्लस माइनस ध्यान में रखना है। अगर तुमको क्वेश्चन में कह दे कि उत्तल लेंस है तो आंसर जो होगा वो पॉजिटिव मारना, अगर तुमको कह दे अवतल लेंस है तो आंसर कुछ भी आए आंसर निगेटिव मारना, क्योंकि अगर निगेटिव साइन के साथ मारना, खाली एक जगह निगेटिव साइन आने के बाद भी नहीं मारते हैं, वो है मंदन। मंदन में निगेटिव साइन आने पर भी मंदन में निगेटिव साइन नहीं लिखा जाता है, बाद बाकी जहां भी निगेटिव साइन आएगा वहां निगेटिव साइन लिखा जाता है। अगर यहां मान लो एक ऑप्शन 50 सेंटीमीटर रहता और एक ऑप्शन -50 रहता तो यहाँ 50 मारते, क्योंकि ये प्लस है, चूंकि ये प्लस है इसलिए ये प्लस होगा और चूंकि ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा। लेकिन अगर ये उत्तल लेंस कह दे तो उत्तल लेंस कह दे तुमको अपने मन से समझ जाना होगा कि इसका पावर पॉजिटिव होगा, और अगर ये अवतल लेंस कह दे तुमको अपने मन से समझ जाना होगा कि इसका पावर निगेटिव होगा। इतना आसान तुम लोग को लगता है ओ ई में ओ हो जाता है, अब मामला गड़बड़ हो जाता है। एक बार गुरुजी फिर से बता देते हैं, कहते हैं अगर उत्तल लेंस कहते तो अपने मन से पावर को पॉजिटिव आंसर में मारना, अवतल लेंस कहते पावर को निगेटिव आंसर मारना और फोकस भी निगेटिव आएगा तो वो निगेटिव ही आंसर होगा। और अगर हमको ये प्लस में दिया हुआ तो ये प्लस में आंसर होगा। कोई एक फॉर्मूला लगा देंगे और जो वैल्यू निकल कर आएगा देखेंगे वो है कि नहीं, अगर वो नहीं है तो दूसरे यूनिट में बदल कर देखेंगे कि वो आंसर है कि नहीं। P बराबर 1/f इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो, इसलिए एकदम प्रॉपरली इसको ध्यान रखना। चंद्रमा की धरती से प्रणाम, ससुर की धरती से प्रणाम, ठीक ना, ससुर की धरती से प्रणाम करो। चंद्रमा का है उन्हें चल जाओ, उन्हें शुक्र साइन जहां जाना है वहां चल जाओ।
दानवों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी? यहां से क्वेश्चन घिना के पूछता है, ये म्यू जो है ना, जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 3 × 10⁸ बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। गुरुजी तोरा हर उस जगह से बचा लेंगे जहां तू फंसेगा। म्यू = 3 × 10⁸ बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, म्यू क्या है? म्यू के बारे में एकदम प्रॉपर्ली ध्यान रखना। इसको अपवर्तनांक, देखो यहीं पर तो झोल है 100, इसको हम अपवर्तनांक कहते हैं, या इसी को हम अपवर्तनीय सूचक कहते हैं। अपवर्तनीय सूचक कहते हैं, अपवर्तनीय सूचक कहते हैं, या इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको प्रॉपर्ली ध्यान में रखना। कभी कभी ये इंग्लिश में दे देता है, हिंदी में दे देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इंग्लिश भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होता है, लेकिन सर रिफ्रैक्टिव, ध्यान देना इस वर्ड पे, हम पहले भी बोल चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव होता है, रिफ्लेक्टिव नहीं होता है। रिफ्लेक्टिव मतलब परावर्तन होता है। ये पहले तो ये नाम समझ लो सर। अपवर्तनांक भी इसी को कहते हैं, अपवर्तनीय सूचक भी इसी को कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी को कहते हैं। यहां नहीं फंसना, ठीक है। अब जब यहां आते तो 3 × 10⁸ बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अब क्वेश्चन में तुमको ये दिया हुआ रहेगा, ये मांग लेगा, या तो ये दिया हुआ रहेगा तो ये मांग लेगा। कोई दो काम करेगा, या नहीं तो ये फॉर्मूला को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा, और इसका कोई मात्रक और विमा नहीं होता, ये भी पूछता है। ये म्यू है, इसका कोई मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, मात्रकहीन और विमाहीन है, और विमाहीन है। आप कहोगे कैसे? ये 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, और ये भी चाल है, ये भी मीटर/सेकंड, ये दोनों कट जाएगा, तो म्यू का कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। सबको गुड मॉर्निंग है, सबको प्यार भरा नमस्कार है। हो गया। नेपाल की धरती से प्रणाम। दानवों, कोई प्रणाम मत करो, चुपचाप पढ़ो। क्यों ऐसा करते हो आप लोग? कहते हैं जल का अपवर्तनांक आपको दे देगा म्यू = 4/3। अपवर्तनांक किसी को कहते हैं, अपवर्तनीय सूचक किसी को कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी को कहते हैं। यही मैं तेरे को सिखाने वाला हूं। कहते हैं तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? हमको पता है म्यू = होता है 3 × 10⁸। अब बेटा जल में प्रकाश की चाल मान लो x मान लेते हैं, और म्यू का वैल्यू रख देते हैं, म्यू = 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 9/4 हो जाएगा, मतलब x = हो जाएगा 4.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। देखो कौन सा आंसर ऑप्शन में आता है। 9 नंबर का आंसर बताओ। आंसर देखो ना, एक ही मामला गड़बड़ हुआ। देखो सॉल्व करो इसको फिर से। कहते हैं x = हो जाएगा 3 × 3 = 9/4 न रे, तो 9/4 गुना 10⁸ तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। लेकिन कभी कभी ना इसको झोल में फंसा देता है। यहाँ 1 पॉइंट को इधर ले आएगा, 1 पॉइंट को उधर लेके चल जाएगा, ये पावर बदल देगा। तुम एक निकाल लोगे, तुम खोजते रह जाओगे, आंसर मिलेगा नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22.5 × 10⁻, कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट उधर गया, कितना हो जाएगा? नहीं पता होगा? 8 की 9, यही पड़ता है। 8 होगा कि 9 होगा? पॉइंट अगर उधर खिसकेगा तो क्या हो जाएगा? दानव, जो पॉइंट खिसक के आएगा तुम ही लोग बताओ, हमरा नहीं पता, हमारे मैथ उतना बढ़िया नहीं है। 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है। दानवों, सातों लिखता है, तुम लोग को तो बध कर देंगे। पता नहीं मैथ हम लोग गड़बड़ है, की होगा? 9 होगा हमको लगता है। कुछ लोग 7 लिखता है, कुछ लोग 8। यही औकात है हम लोगों की, नहीं पढ़ते हैं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमको भी नहीं पता की होगा।
अरे दानवो, यहाँ से पॉइंट उड़ा दोगे, एक पॉइंट इधर लाओगे तो 10 आएगा भागा में, ई कट जाएगा, 3×8 नहीं हो जाएगा। लोग हमरो कन्फ्यूज याद देगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियम किस खनिज से प्राप्त। ये चला खनिज जो है ना, एक एकदम प्रॉपरली याद रख लेना। और किसका किसका खनिज याद रखना, एगो सोडियम खनिज याद रखना, एगो आयरन का याद रखना, एगो यूरेनियम का याद रखना, एगो कैल्शियम का याद रखना। कि हम बोल देते हैं ये खनिज जो है तुम एकदम याद रखना, सोडियम का याद रखना, कैल्शियम का याद रखना, यूरेनियम का याद रखना, और सोडियम, कैल्शियम, यूरेनियम और आयरन, इतना का तुम खनिज और उसके अयस्क जरूर याद रख लेना, तो हर काम हो जाएगा। ये 4 गो का ही याद रखना कोशिश करना, इसी से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा और इसको प्रॉपरली तरीके से बना देना। कहता है रेडियम किसका खनिज है, बता आंसर क्या होगा। रेडियम, 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 पिंच ब्लेड। रेडियम किसका खनिज है, पिंच ब्लेड का। तो सर ये एकदम खनिज 1 2 3 4, इसका प्रॉपरली ध्यान में रख लेना तो हर काम हो जाएगा। अगला, क्योंकि उतना याद ही नहीं कर पाओगे तो। कहता सूर्य के ऊर्जा का स्रोत। देखो ये नाभिकीय संलयन और विखंडन तुम्हारा में एक बार में रिवीजन कर देते हैं। नाभिक में 2 क्रियाएं होती है, प्रॉपरली तरीके से तुम देख लो इसको। एक होता है संलयन, एक होता है संलयन, और एक होता है विखंडन। अब संलयन में भी नियंत्रित होता है, एक और नियंत्रित होता है। प्रॉपरली देख लो इसको, मामला गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो तोरा ढेर काबिल जब बनेगा ना, वो एकदम बोरा में जाएगा, एक फिक्स बात है। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरे पास जितने भी कंटेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं वो मैं तेरे को इस 10 क्लास में सिखा दूंगा। विखंडन की अगर हम बात करें तो ये भी नियंत्रित होता है, ये नियंत्रित होता है और ये अनियंत्रित होता है। देखो ये संलयन 2 प्रकार के, एक नियंत्रित और दूसरा अनियंत्रित। विखंडन भी 2 प्रकार के, एक नियंत्रित और दूसरा अनियंत्रित। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी। नियंत्रित की अगर हम बात करोगे, जो कंट्रोल होता है संलयन में वो कुछ भी नहीं होता है। एक भी हाइड्रोजन बम है या सूर्य और तारों की ऊर्जा है, ये कंट्रोल है। देखो नियंत्रित क्वेश्चन इस बार एकदम घिना दिया है। सूर्य और तारों की ऊर्जा, सूर्य और तारों में हम ये कह सकते हैं, सूर्य और तारों में क्या होता है सर, सूर्य और तारों में क्या होता है कि नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। सूर्य और तारों में नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। इस बार पूछा है ये क्वेश्चन। और ये आ जाओ हाइड्रोजन बम, ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। यहां पर नियंत्रित में जाओगे तो ये नाभिकीय रिएक्टर है, यहां ये नाभिकीय रिएक्टर है, और ये नाभिकीय रिएक्टर, ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। और यहाँ अनियंत्रित में जाओगे तो ये परमाणु बम है, परमाणु बम है, परमाणु बम है। ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन है, ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इस तरफ संलयन विखंडन से पढ़ने से काम नहीं चल रहा है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है। साथ होगा, साथ होगा। मैथ तुम लोग ठीक है, हमारे गरीब आदमी, हमारे मैथ बचपने से खराब है। कर लो, हाँ साथे, बाप रे बाप, ओ लो लो लो, कर लो कर लो। बचपने से चला खराब है। ये छातापुर की धरती से प्रणाम। छातापुर तो मेरा मामा गांव है। कर लो ना साथा, की हो गया, हमारे मैथ नहीं है ठीक, कर लो। अरे दाना वो साथे होगा की रे, अरे बाप रे बाप। देखो पहले लिखो ही, ठीक है, साथ कर लो, ज्यादा ढेर काबिल बनने की जरूरत। बड़का मैथ के नाना बन गए लगी रे, अब उम्र न हो गया रे। चला नाभिकीय संलयन और विखंडन की बात करें तो नियंत्रित होगा सूर्य और तारा, अनियंत्रित होगा हाइड्रोजन बम, अनियंत्रित होगा नाभिकीय रिएक्टर, अनियंत्रित होगा परमाणु बम। जल्दी से लिख लो। दिल के अरमा आंसुओं में, लिख लिया, लिख लो ना, फिर कहेगा हटा दिया, लिखे नहीं। हाँ बाप रे बाप, बाप रे बाप, साते होगा, हाँ हाँ साते होगा, कर लेना, पॉइंट है होने। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रकाश विद्युत अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, फोटोवोल्टेइक अभिक्रिया। बता आंसर क्या होगा, ए की बी की सी? सी फॉर कैट। हाँ 7-9 में लड़ते रहो, हमरा नहीं पता है उतना, मैं तुम्हारा बढ़िया नहीं। इक्का सिलिकॉन, यहां से क्वेश्चन चला पूछे जा रहे हैं। ये जो इक्का सिलिकॉन है ना,
यहां से एकदम क्वेश्चन इक्का बोरॉन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए प्रॉपरली तुम इसको याद रखो। इक्का बोरॉन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन से क्वेश्चन पूछ रहा है। इक्का बोरॉन, बोरॉन BSAgSg, तुम ऐसे याद रखो। ये थोड़ा याद ही नहीं रहता एग्जाम में। ये जो है ना, ये तुम कितनों याद करके जाते हो। इक्का बोरॉन को स्कैंडियम कहते हैं, इक्का एल्युमिनियम को गैलियम कहते हैं और इक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम कहते हैं। जाता है तो और बोरा में मामला हो जाता है गड़बड़। अब मामला कैसे गड़बड़ होगा और कैसे ठीक होगा ये बताओ तो तनी हमको। एकदम आसान है, चला एकदम आसान, कुछ नहीं करना है। अब बोलो की करना है तब मास्टर, तुमको क्या करना है, इसको याद रखो। BSAgSg, 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 इसको याद रखो। BSAgSg, 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 ये याद ही नहीं रहता, खूब पढ़ के जाता है। अब पता नहीं चलता इक्का एल्युमिनियम गैलियम मारेंगे, स्कैंडियम मारेंगे, जर्मेनियम मारे। तो तुम याद रखो BSAgSg, 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 BSAgSg। सी तनी कम को किया, आंसर तो बोर्डे पर है। इसको याद रखो BSAgSg, 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 BSAgSg। अब जैसे कहा तुमको S S S S S S, BS इक्का सिलिकॉन, तो ये हो गया B, यानी इक्का बोरॉन हो गया स्कैंडियम, और यहाँ हो गया तुम्हारा इक्का एल्युमिनियम हो गया गैलियम, और तुमको पूछ रहा है इक्का सिलिकॉन, तो इक्का सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम। तो जर्मेनियम हो गया, देखो आंसर क्या होगा, A की B की C की D। आंसर बता, आंसर बता जल्दी, 12 का आंसर बता। C फॉर कैट। ये प्रैक्टिस करना होगा। BSAgCg, BSAgSg, BSAgSg। जैसे पूछा सिलिकॉन तो तुमको समझ लेना होगा ये जो पहला वर्ड है वो इक्का का है, ये जो पहला वर्ड है वो इक्का का है। तो जैसे इक्का सिलिकॉन पूछा मतलब तुमको यहाँ पहुंच जाना है, और यहाँ पहुंच जाना है मतलब जर्मेनियम के लिए खट से जर्मेनियम होगा कि गैलियम होगा, जल्दी से बता दो। ये प्रॉपरली ध्यान रखना, ये उल्टा होता है, इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना होगा, इतना आसान नहीं है। बार बार जब प्रैक्टिस करोगे, एल्युमिनियम के लिए जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन के लिए गैलियम होता है, ये प्रॉपरली प्रैक्टिस करना। उससे भी नहीं होगा तो तुमको यहाँ से बच निकलने का कोई मार्ग ढूंढना होगा। एकदम आराम से कहते हैं GA कॉमन है, यहाँ GA और यहाँ GE है, और यहाँ तुम गौर से देखो ये A है और ये S है। तो पहले A होता है बाद में S होता है, पहले A होता है बाद में E होता है। उससे भी नहीं होता है सर, तो गौर से देखो एल्यूमिनियम में L है, यहाँ भी L है, लेकिन सर सिलिकॉन जैसे तुमको एडजस्ट होता है A और S, A होगा पहले, S होगा बाद में, A होगा पहले, E होगा बाद में। छोटका बड़का इसको एडजस्ट कर लेना, मामला न तो गड़बड़ हो जाएगा। बड़का को छोटका, छोटका को बड़का होता है, 2 3 4 बार प्रैक्टिस कर लेना। BSAgSg, BSAgSg, इसको प्रैक्टिस करना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम हॉल में, एकदम तोहर काम गड़बड़ हो जाएगा। इक्का सिलिकॉन बता क्या हो जाएगा आंसर, जर्मेनियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है। सर कार्बन डेटिंग जब ये कह दिया जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए, और अगर चट्टान की उम्र का पता लगाने के लिए यूरेनियम का उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता है सर, एकदम प्रॉपरली ध्यान रखना, इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है, ये दोनों मिला के पूछता है और यहाँ गड़बड़ हो जाता है। जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए अगर ये दोनों रहेगा तो आंसर कार्बन 14 मारना, दोनों में से अगर कोई एक चुनना हो और दोनों चुनना हो तो कार्बन 12 और 14 हो जाएगा। प्रॉपरली इस बात का ध्यान रखना, मेनली कार्बन 14 ही देता है, सबको पता है, और चट्टान की उम्र का पता लगाने के लिए यूरेनियम का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर ये रहा। ये इस टाइप के क्वेश्चन धुआं छोड़ा के पूछ रहे हैं, विलियन की सांद्रता वाला क्वेश्चन। तो तुम इस टाइप के क्वेश्चंस में एकदम खूब पूछा जा रहा है, नया टाइप का क्वेश्चन है। तुम 1 विलियन में पानी 320 ग्राम, मात्रा 47 ग्राम लवण की मात्रा, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलियन की सांद्रता की गणना कर। ये सब सर कुछ नहीं करना है, एकदम एक फॉर्मूला में नहीं जाना है, फंस के रह जाओगे, उलझ के रह जाओगे। तुम कुछ मत करो सर, फॉर्मूला अगर होता है छोटका बटा बड़का प्लस छोटका गुना 100। छोटका एकदम एक सवाल जो है ना, जैसे देखोगे
एकदम छोटका बटा छोटका। सर बहुत लोगों का तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बर्बाद हो रहा है। सर जैसे आप पढ़ोगे 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा, ये हो गया सर विलायक में 47 ग्राम लवण है, मतलब ये विलेय हो गया। और द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलियन की सांद्रता गणना करें, तब कहेंगे हम विलेय बराबर विलायक प्लस विलेय गुना 100। तो विलेय विलायक विलेय विलायक विलियन कहने घुसेगा पते नहीं चलेगा। तो तुमको कुछ नहीं करना है, जितना बोर्ड का सवाल पूछा है सब इससे बन जाता है कि छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। अब खट से कर दो, छोटका कितना है 47, छोटका वैल्यू 47 बटा छोटका प्लस बड़का बोले तो 47 प्लस 320 गुना 100 कर दो, यू विल गेट द आंसर। कहीं कोई सवाल इसका नहीं फंसेगा, जाके बना लियो, सवाल नहीं फंसेगा, इसकी गारंटी है। जो बोर्ड ने अभी तक पूछा है छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, अन्य तो मामला फंसेगा ऐसा कि विलियन विलेय में विलेय विलायक में घुस जाएगा। छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। सर क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूं, सर क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, समय से बनाना इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन दे दो तो भर दिन में तुम एक को क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, सब बना देगा। छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा, आंसर निकाल लेना। कितना आता है? 2 नंबर आंसर आएगा। अभी नहीं कहना कि आंसर व मास्टर वन नहीं निकाला, हमारा जोड़ घटा ऐसे भी गड़बड़ है। 1 विलियन में अब जैसे तुमको इतना दे दिया, कह दिया विलियन की सांद्रता, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, ये छोटका वैल्यू है ये बड़का वैल्यू है, खट से ले लो सर 32 बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100 कर दो। आज ये आंसर आता है, मार दो। क्या आता है आंसर? आंसर बता क्या आता है? 15 का आंसर आ जाएगा डी 9.09। देखो तो आता है छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। इसका सारा सवाल बन जाएगा, एकदम नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, एकदम आप नहीं पढ़िएगा। छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100 जैसे पढ़िएगा मामला गड़बड़ाएगा। इस टाइप का पूरा केमिस्ट्री में यही एक सवाल, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें हेडेक। मैथ नहीं है कि हो सकता है दूसरा सवाल, ये केमिस्ट्री है। इस टाइप का एक को यही सवाल है, और इसको कम से कम 12 सवाल इसका पूछा है, 12 बार खाली वैल्यू चेंज करें। आ जाइए आप भी जाइए, यूं न रह आ जाइए। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण पर मौन कसम घिना के पूछा है। मतलब तू जितना घिनाए कड़ नहीं समझ सकता। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में घिनाया है तो वो ये क्वेश्चन। खाली प्रॉपरली ध्यान क्या रखना, यहां पर चित्रा एकदम खा जाएगा। ये तो इस सब जानता है, डेबोरिनर, एक बारे में रुक ना हम तोरा बताते हैं, देखो कहां तू लटक जाएगा। डेबोरिनर इस सर तिर्यक नियम दिया था। डेबोरिनर जो है ये तिर्यक नियम दिया था। न्यूलैंड की अगर हम बात करें, ये अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम के आधार पर सजाया था। और अगर मेंडलीव रुक जा, मेंडलीव की बात करें तो मेंडलीव परमाणु भार के आधार पर सजाया। रुक रे, परमाणु भार के आधार पर। और मोसले जो है ये परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक क्या करता है बच्चा, परमाणु भार को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यही यहां पर बवंडर हो जाता है। लड़का कहता है द्रव्यमान संख्या ना, अरे छोटा द्रव्यमान न दिया है तो द्रव्यमान की संख्या, जैसे 2 kg द्रव्यमान है उसकी संख्या है 2, यानी कुल मिला के वो द्रव्यमाने हुआ। इसको प्रॉपरली ध्यान रखना, परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या एक ही बात है, और परमाणु संख्या अलग है। इतना क्लोजली चीजों को एनालाइज करना होता है। चला 70 ले आओ, 81 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 81.2 पे मेरिट बन जाएगा और बोरा में चले जाओ, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए भाइयों, प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु भार ही द्रव्यमान संख्या है। जैसे संख्या लड़का देखता है कतई परमाणु संख्या, गड़बड़ हो जाएगा। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसको लिख लीजिए सर, लिख लिए। अब आ जाओ इधर। कहते हैं निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या जब ये कह दिया आधुनिक आवर्त सारणी हो जाएगा। न्यूलैंड कह देता तो अष्टक नियम हो जाता, डेबोरिनर कह देता तिर्यक नियम हो जाता, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर सजाई गई। कम से कम 35 को क्वेश्चन है इसका, सेट एक बार पलट के देखना। अगला
छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? सर यहां पर भी क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा दिया है। फंसाया क्या है तो तुमको याद रखना होगा। 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। ये अधूरा 32 तत्वों के साथ है। ये क्वेश्चन पूछा है, 32 तत्वों के साथ ये अधूरा है। ध्यान दीजिएगा सर, 32 तत्वों के साथ ये अधूरा है। अगर हम इसके अधूरी, ये क्वेश्चन फंसा दिया है, यहां खाली अधूरा नहीं पूछा है, 32 तत्वों के साथ ये अधूरा है, ये पूछा है सातवां। और याद कैसे रखना? 2 8 8 18 18 32। जैसे कहेगा पांचवें आवर्त में कितने हैं तो कहेंगे 2 8 8 18 18 18। कहेगा छठे में तो कहेंगे 32, और कहेगा सातवें में तो कहेंगे 32 प्लस अधूरा। अधूरा नहीं, 32 प्लस अधूरा। क्यों? क्योंकि 32 तो उसमें है ही, और उसके बाद कुछ तत्वों के लिए अधूरे स्थान छोड़े गए। इसको प्रॉपर्ली ध्यान में रखना और याद रखना। 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, और सातवां अधूरा वित 32, अधूरा वित 32, अधूरा वित 32, 2 8 8 18 18 32, और सातवां अधूरा वित 32, अधूरा वित 32, अधूरा वित 32, अधूरा वित 32, अधूरा वित 32। हो गया? 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, अधूरा वित 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 32। उत्तर प्रदेश से नमस्कार है सर, बिहार की धरती से नमस्कार करते हैं। बता छठे आवर्त है तो कुछ नहीं सोचना, 32 हो जाएगा आंसर। आंसर बता। अगले क्वेश्चन में चलते हैं सर। सर यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एकदम आराम से सर, ये क्वेश्चन पूछवे करेगा। धातु धनायन बनाता है, अधातु ऋणायन बनाता है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। बता आंसर क्या होगा? 18 का आंसर बता जल्दी से, क्या हो जाएगा? अरे दुष्ट, अधातु धन आयन बनाता है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। ये क्वेश्चन एकदम जो है धातु अधातु का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। धातु अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसलिए ऋण आयन, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए धन आयन, उपधातु न त्याग न ग्रहण करता अगर कोई माई बाप नहीं है, और अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी सही है। एकमात्र धातु अधातु है जो विद्युत के सुचालक है वो है ग्रेफाइट। और अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ये तो खूब पूछा। अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्या? क्षारीय। तो इसको एकदम सर प्रॉपर्ली तुमको पता होना चाहिए कि अधातु ग्रहण करता है, सबको लगभग पता रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं इनमें से कौन पुरुषों में सर पाया जाता है? ये गुणसूत्र से क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, इसलिए गुणसूत्र को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। गुणसूत्र का सवाल अनाधून पूछ रहा है। पुरुष में बता क्या हो जाएगा? व्हाट इज इन पुरुष? ए की बी की सी की डी। बता क्या होगा आंसर? ए की बी की सी की डी। पुरुष में क्या पाया जाता है? वाई। और ये सब एक्स हो जाएगा किसमें? महिला में। सर गुणसूत्र एक बार जरूर पढ़ के जाना, गुणसूत्र से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। अनुवांशिकी के नियम किसके द्वारा प्रस्तावित? जितने भी नियम प्रस्तावित किए गए हैं, फलना नियम, चिल्ला नियम, विकासवाद का सिद्धांत है, ही सिद्धांत है, उस सिद्धांत, उस सब का सब पूछा है। एक बार इसको जरूर पढ़ के जाना अच्छे से। बता आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रेगर मेंडल ने। एक बार हम फिर से सुपर रिवीजन कर देते हैं तुम्हारा। पुरुषों में तो ईवाई इस सबको नोन है, वेल नोन है। धातु त्याग करता है कि ग्रहण कर, अगर धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन, और धातु ग्रहण करके ऋण आयन, और उपधातु न त्याग न ग्रहण, अक्रिय गैस न त्याग न ग्रहण। हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। छठा आवर्त कहेगा 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, और सातवां 32 के साथ अधूरा। अब कहता है छठे आवर्त। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, कहता है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के आधार पर जब भी कहेगा चला तो आधुनिक आवर्त सारणी होगा। द्रव्यमान संख्या को ही परमाणु भार कहते हैं। मेंडलीव की अगर बात करें, द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 1 विलियम। इसको एकदम कुछ नहीं करना, छोटका बटा बड़का प्लस छोटका गुना 100, छोटका बटा बड़का प्लस छोटका गुना 100, 32 बटा 320 प्लस 32 गुना 100। इसी पर तुम्हारा दूसरा सवाल भी बन जाएगा।
14। इसके बाद आते हैं कार्बन डेटिंग, जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए खूब पूछता है एकदम धुआं छोड़ा के। इका एकदम BSAGSG, इसको जरूर देख लेना। सूर्य की ऊर्जा नियंत्रित तो अनियंत्रित हम पूरा बता दिया। नाभिकीय संलयन होगा, इसमें हाइड्रोजन बम भी संलयन होगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन होगा। नियंत्रित होगा बम, जितना बम है सब अनियंत्रित होगा, जितना बम है सब अनियंत्रित होगा, बाकी सब नियंत्रित होगा। रेडियम इस सब जानता है। अगला म्यू बराबर 3×10⁸ बटा निर्वात में माध्यम में प्रकाश की चाल, उस सवाल पे तुम्हारा बन जाएगा। लेंस जिसका पावर जब प्लस में होगा तो फोकस भी प्लस में, और ये माइनस में होगा तो फोकस भी माइनस में होगा। और सर्च लाइट की अगर हम बात करें, रोड लैंप और गाड़ी के पश्चिम दृश्य दर्पण में खाली उत्तल या अपसारी, उत्तल अपसारी, उत्तल अपसारी, उत्तल अपसारी, उत्तल अपसारी, उत्तल अपसारी, और बाद बाकी में हो जाएगा अवतल। उसके बाद आते हैं, चला ये F=R/2 को एकदम ध्यान से मारना। पीला लाइट हो जाएगा तो सोडियम, और गुलाबी रंग हो जाएगा तो नियॉन। हाइपरमेट्रोपिया जब ये हो जाएगा दूर, मायोपिया हो जाएगा तो निकट। अवतल लेंस की अगर हम बात करें, अवतल लेंस अवतल निगेटिव, उत्तल लेंस भी निगेटिव, अवतल लेंस और अवतल दर्पण निगेटिव, और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण पॉजिटिव। कहते हैं मानव के कान में 20 से 20,000 हर्ज, या 20,000 हर्ज को ही हम 20 किलो हर्ज कहते हैं। जो बड़ा होगा इसके रेंज में वो मारेंगे आंसर। अगला पानी का हिमांक बिंदु, हमने कहा ये भी हिमांक है, ये भी हिमांक है, ये भी हिमांक है, ये भी हिमांक है, और ये भी हिमांक है। और जो बच गया बड़का वाला वो क्वथनांक है। जो बच गया बड़का वाला वो क्या है? क्वथनांक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।